हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो हमारा भूगोल का मास्टर वीडियो होने वाला है। जिस प्रकार से आप लोगों के लिए पॉलिटी का मास्टर वीडियो प्रोवाइड करवाया गया था, उसी प्रकार से ये भूगोल का मास्टर वीडियो है। इस वीडियो में बिहार पुलिस से पूछे गए पिछले साल में जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, वे सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और बिहार पुलिस की एग्ज़ाम के दृष्टि से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वे सारे क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व ग्लोब का निर्माता है। विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मार्टिन बेहम। मार्टिन बेहम को विश्व ग्लोब का निर्माता कहा जाता है। हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। अनेक्सीमेंडर को विश्व मानचित्र का निर्माता कहा जाता है। और हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाविस्फोटक सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? तो सही आंसर है जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा। जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा बिग बैंग थ्योरी दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा किस आकार की है? तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी, सर्पिलाकार की है, यानी कि स्पाइरल है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। सही ऑप्शन बी हो जाएगा। सिस्मोलॉजी भूकंप के अध्ययन को कहा जाता है। और पेडोलॉजी मृदा के अध्ययन को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो सूर्य केंद्रिक सिद्धांत जो है कोपरनिकस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस सिद्धांत में कहा गया था कि सूर्य सेंटर में होता है और बाकी जितनी भी ग्रह हैं उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कोपरनिकस। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में मुख्य रूप से पाए जाने वाले तत्व। तो ये सारे के सारे विकल्प गलत हैं। सूर्य में मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम पाए जाते हैं। सूर्य में मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम नामक तत्व पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है? तो देखिएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये सारे क्या होते हैं? आंतरिक ग्रह होते हैं। और बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये सारे बाह्य ग्रह होता है, जिसको हम बाहरी ग्रह बोलते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, बृहस्पति क्या है? बाह्य ग्रह है। देखिए, ये बुध हो गया, ये हमारा शुक्र हो गया, ये पृथ्वी है और ये हमारा मंगल है। तो ये जो यहाँ से जितनी भी ग्रह हैं, इन सभी ग्रहों को हम लोग बोलते हैं आंतरिक ग्रह। और इसके बाद जितने भी हैं, चाहे बृहस्पति हो गया, ये शनि हो गया, अरुण है, वरुण है, ये सारे ग्रह क्या कहलाएंगे? बाह्य ग्रह कहलाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आकार के अनुसार पृथ्वी किस स्थान पर आता है? तो आकार के अनुसार पृथ्वी जो है वो 5वें नंबर पे आता है। आकार के अनुसार पृथ्वी 5वें नंबर पे आता है। सबसे जो बड़ा ग्रह होता है, सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? बुध होता है। अच्छा, सूर्य से नज़दीकी के स्थान पर तीसरे नंबर पर आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी। सबसे पहले बुध हैं, उसके बाद शुक्र हैं, फिर पृथ्वी है। तो सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरे नंबर पर पृथ्वी आता है और आकार में 5वें नंबर पर पृथ्वी आता है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और उसके बाद पृथ्वी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रहों से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो सभी ग्रह जो हैं वामवर्त घूर्णन करते हैं। वामवर्त का मतलब क्या? कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं। लेकिन अपवाद में है अरुण और शुक्र। अरुण और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं, दो दक्षिणावर्त घूमते हैं। ठीक, ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। मंगल को लाल ग्रह, सही बात है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ये भी ठीक है।
शनि ग्रह में 7 वलय होते हैं, ये भी सही है, यानी कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है। तो सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह होता है बुध, शुक्र, उसके बाद है पृथ्वी, फिर है मंगल। तो सबसे नज़दीकी ग्रह बुध होता है। बुध का भी कोई उपग्रह नहीं होता है, और जो शुक्र है उसका भी कोई उपग्रह नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए और बी दोनों आना चाहिए था। तो बुध और शुक्र इनके उपग्रह नहीं होते हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, जिसे कहते हैं। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस, है ना। और डीमोस हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा उपग्रह होता है गैनीमीड। गैनीमीड जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। गैनीमीड जो कि बृहस्पति का उपग्रह है, और ये सबसे बड़ा उपग्रह होता है। फोबोस और डीमोस, फोबोस और डीमोस ये दोनों किसके उपग्रह हैं? तो मंगल के उपग्रह हैं। तो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा होता है? डीमोस होता है। अच्छा, टाइटन जो होता है वो शनि का उपग्रह होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे चमकीला, सबसे गर्म, सांझ तथा भोर का तारा और पृथ्वी की बहन अथवा जुड़वा ग्रह, इन सभी नामों से कौन सा ग्रह जानता है? तो शुक्र। शुक्र को हम सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं, सबसे गर्म ग्रह भी कहते हैं, सांझ तथा भोर का तारा भी कहते हैं, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, और पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। तो इन सभी नामों से जो है हम शुक्र ग्रह को पुकारते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? तो लेटा हुआ ग्रह जो है हम अरुण को कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी से अरुण की दूरी इतनी ज़्यादा है कि वो बिल्कुल लेटा हुआ प्रतीत होता है, तो इसीलिए हम अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। ऋतुओं में परिवर्तन होने का मुख्य कारण है पृथ्वी का परिक्रमण। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है, और पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात में परिवर्तन होता है। सूर्य क्या है? तो सूर्य एक प्रकार का तारा है। अगला क्वेश्चन है, मंगल एवं बृहस्पति के कक्षों के बीच पाए जाने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो इसको कहेंगे क्षुद्र ग्रह। मंगल एवं बृहस्पति के कक्षों के बीच पाए जाने वाले आकाशीय पिंड को हम क्षुद्र ग्रह कहेंगे। ठीक है, देखिए ये हमारा मंगल है और ये हमारा बृहस्पति है, और इसके बीच में जितने भी ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं ये सब के सब क्या कहलाएंगे? क्षुद्र ग्रह कहलाएंगे। मंगल और बृहस्पति के कक्षों के बीच पाए जाने वाले आकाशीय पिंड को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 76 वर्ष में दिखाई देने वाला धूमकेतु। तो 76 वर्ष में दिखाई देने वाला हेले धूमकेतु है। ठीक, फोरवेस्टा एक क्षुद्र ग्रह है जिसको हम खुली आंखों से देख सकते हैं। प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य से सबसे निकटतम तारा है, और मिल्की वे हमारी आकाश गंगा का नाम है। उपसौर हैं, तो उपसौर हैं पृथ्वी तथा सूर्य की निकटतम स्थिति, मतलब वह स्थिति जब जो है पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम स्थान पे होती है उसे हम बोलते हैं उपसौर। और ये स्थिति कब होती है? तो 3 जनवरी को। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है, जब पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे नज़दीक होती है, और पृथ्वी तथा सूर्य से अधिकतम दूरी की स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? अपसौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपसौर। और ये घटना कब होती है? तो ये घटना होती है 4 जुलाई को। ये घटना कब होती है? तो 4 जुलाई को होती है। ठीक है, पृथ्वी तथा सूर्य की निकटतम स्थिति को हम उपसौर बोलते हैं। ये 3 जनवरी को होता है। पृथ्वी तथा सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या बोलेंगे? अपसौर की घटना, जो कि 4 जुलाई को होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम क्या कहते हैं? तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम कहते हैं भूमध्य रेखा। ठीक, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कहते हैं कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं मकर रेखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हैं ऑक्सीजन। ऑप्शन ए सही होगा, 46% पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एटना जो है वो इटली में है। स्ट्रामबेली जो ज्वालामुखी है
वो मैक्सिको में है। यह एक प्रकार की सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ये बात बिल्कुल सही है। काकाटोआ सुंडा जलडमरू मध्य में पाए जाते हैं, और फ्यूजियामा जो कि जापान की एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। किलिमंजारो अफ्रीका का और चिम्ब्राजो दक्षिण अफ्रीका का है शांत ज्वालामुखी, ये भी सही है। यानी कि हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये भी याद रखना है कि एटना जो ज्वालामुखी है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो इटली में, स्ट्रॉम्बेली मैक्सिको में, काकाटोआ सुंडा जलडमरू मध्य में, फ्यूजियामा जापान में, किलिमंजारो अफ्रीका में, और चिम्ब्राजो दक्षिण अफ्रीका की ज्वालामुखी है। अच्छा, आपको साथ में ये भी याद रखना है कि एटना ज्वालामुखी, स्ट्रॉम्बेली ज्वालामुखी किस प्रकार की ज्वालामुखी है, तो सक्रिय ज्वालामुखी है। इसी प्रकार से काकाटोआ, फ्यूजियामा किस प्रकार की ज्वालामुखी है, तो प्रसुप्त ज्वालामुखी है। किलिमंजारो और चिम्ब्राजो ये किस प्रकार की ज्वालामुखी है, तो शांत ज्वालामुखी है। तो आपको ऐसे भी याद रखना है इसको, ठीक। भूकंपीय तरंग को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो भूकंपीय तरंग को तो हम सिस्मोग्राफ के द्वारा मापते हैं, लेकिन भूकंपीय तीव्रता को हम रिक्टर स्केल के द्वारा मापते हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सिस्मोग्राफ। भूकंपीय तरंग को हम सिस्मोग्राफ से मापते हैं, भूकंपीय तीव्रता को रिक्टर स्केल से मापते हैं, हाइड्रोमीटर से हम जल का अपेक्षित घनत्व मापते हैं कोई भी द्रव्य का, और लेक्टोमीटर से हम दूध की शुद्धता का पता लगाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिमालय, अल्पास और यूराल और एंडीज़, हिमालय, अल्पास, यूराल और एंडीज़ ये किस प्रकार की पर्वत हैं, तो ये जो हैं प्रचलित पर्वत है। ये किस प्रकार की पर्वत हैं, तो प्रचलित पर्वत है, मतलब वलित पर्वत है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो साल जो है, साल, सागवान एवं बांस ये उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन में पाए जाते हैं, तो बिल्कुल सही है ये। जैतून, कॉर्क और ओक विषुववृत्तीय वन में पाए जाते हैं, ये भी सही है। मांस और लाइकेन टुंड्रा वन में पाए जाते हैं, ये भी सही है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। अब आपको यहाँ से क्या याद रखना है कि साल, सागवान और बांस किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन में पाए जाते हैं। जैतून और कार्क और ओक किस वन में पाए जाते हैं, तो विषुववृत्त रेखीय वन में पाए जाते हैं। मांस और लाइकेन कहाँ पाए जाते हैं, तो टुंड्रा वन में पाए जाते हैं। आपको ये भी याद रखना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस सीरीज़ में जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं या करवाऊँगा अभी आगे, वे सब के सब एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पर हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान से तैयारी करके जाइए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सवाना अफ्रीका, कंपोज ब्राज़ील, लानोस वेनेजुएला की उष्णकटिबंधीय घास की मैदान है। ठीक, तो भाई ये भी बात सही है कि सवाना जो है अफ्रीका के घास के मैदान को हम लोग सवाना कहते हैं, ब्राज़ील के घास के मैदान को कंपोज कहते हैं, और वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोस कहते हैं। और ये सभी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। ठीक, इसी प्रकार से जो प्रेयरी हैं वो अमेरिका और कनाडा की घास की मैदान है, और पम्पास जो है अर्जेंटीना की घास की मैदान है, और वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका की घास की मैदान है, और डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया की घास की मैदान है, और ये सभी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। ठीक, तो आपको यहाँ से फिर उसी प्रकार से याद रखना है, सवाना दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, कंपोज ब्राज़ील में पाए जाते हैं, लानोस वेनेजुएला में पाए जाते हैं, प्रेयरी अमेरिका व कनाडा में पाए जाते हैं, पम्पास अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर कौन सी है, तो एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर, इसका पूरा नाम है लाल सागर। क्या नाम है, लाल सागर और सुएज नहर। लाल सागर और सुएज नहर ये दोनों मिलकर के एशिया को अफ्रीका से अलग करती हैं। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। 27वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। विश्व की छत की उपमा किसे दी गई है, तो पामीर की पठार को विश्व की छत की उपमा दी गई है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश,
विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन को पछाड़ते हुए हमारा भारत हो चुका है अब, और नंबर 2 पे अभी भी चीन है। नंबर 1 पे इंडिया, नंबर 2 पे चीन है जनसंख्या के अनुसार। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश है चीन, और एशिया का सबसे छोटा देश है मालदीव। ठीक, अच्छा, और रूस जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जिसमें भारत का 7वां स्थान है। भारत कितने नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे आता है विश्व में। ठीक है, और एशिया में सबसे बड़ा चीन, विश्व में सबसे बड़ा रूस है, और एशिया में सबसे छोटा मालदीव है, और विश्व में भारत का स्थान कौन सा आता है? तो 7वां स्थान आता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो सही उत्तर है प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील, विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, और विश्व की सबसे ताज़े और मीठे पानी की बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है। ठीक है, कैस्पियन सागर और बैकाल दोनों के दोनों साइबेरिया में पाए जाते हैं, सुपीरियर झील अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है, एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, तो एशिया में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होता है? इंडिया के मसीनराम मेघालय में। ऑप्शन डी करेक्ट है। तंबाकू, गेहूं, चावल, कपास, चाय आदि, तंबाकू, गेहूं, चावल, चाय, कपास आदि उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखने वाला देश कौन सा है? तो विश्व में प्रथम स्थान रखने वाला देश है चीन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर को हम लोग क्या कहते हैं? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर को स्वेज नहर कहते हैं। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? स्वेज नहर है। लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन बी करेक्ट है। यूरोप का गर्म कंबल किसे कहा जाता है? तो यूरोप का गर्म कंबल जो है गल्फ स्ट्रीम जलधारा को कहा जाता है। यूरोप का गर्म कंबल गल्फ स्ट्रीम जलधारा को कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ने वाली नहर, तो उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? पनामा नहर। ठीक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेड इंडियन एस्किमो और इन्यूर कहाँ के मूल निवासी हैं? तो रेड इंडियन एस्किमो ये सब जो है उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं। विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा झरना कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा झरना नाइग्रा फॉल है। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो देखिए स्वेज नहर का निर्माण 1869 में किया गया था, और स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में किया गया था। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछे स्वेज नहर का निर्माण कब किया गया था तो 1869 में, और स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था तो 1956 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है नील नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो नील नदी का उद्गम स्थल है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से नील नदी उद्गम होता है, यहीं से प्रारंभ होती है। सबसे अधिक लवणता वाला झील, किस झील में सबसे अधिक लवण पाया जाता है? तो वॉन झील में सबसे अधिक लवण पाया जाता है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे होता है मृत सागर। मृत सागर में फिर दूसरे नंबर पे लवणता पाई जाती है ना। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वॉन झील। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी गर्म जलधारा है? तो गर्म जलधारा कौन सी है? अलास्का, एल नीनो, फ्लोरिडा। तो ये तीनों के तीनों जो है गर्म जलधारा है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस, तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन, जो कि 78% पाई जाती है। देख रहे हैं नाइट्रोजन क्या है? 78% पाई जाती है। फिर दूसरे नंबर पे क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 20.95% यानी कि 21% के आसपास में पाई जाती हैं। उसके बाद कार्बन, तो कार्बन का इसमें नहीं दिया है, कार्बन का देख लीजिए 0.03% क्या पाई जाती है?
तो कार्बन पाई जाती है, ठीक है। और ऑर्गन कितनी पाई जाती है, तो 0.93% पाई जाती है, ठीक है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रोजन, जो कि 78% है। ऑक्सीजन कितने परसेंट पाई जाती है, तो 20.95% यानी कि 21% के अराउंड में। वायुमंडल के लिए आदर्श परत माना जाता है। वायुमंडल के लिए हम किस परत को आदर्श मानते हैं, तो समताप मंडल को वायुमंडल के लिए आदर्श परत मानते हैं, क्योंकि इसे हम सूखा परत भी कहते हैं। इसमें मौसम संबंधित कोई भी घटनाएं नहीं होती हैं। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC ओजोन परत को नष्ट करती है। पछवा पवन, व्यापारिक पवन और ध्रुवीय पवन किस प्रकार की पवन है, तो ये प्रचलित पवन है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। गेहूं, चावल, कपास, चाय, गन्ना और तंबाकू उत्पादन में भारत किस स्थान पे है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा द्वितीय, भारत दूसरे स्थान पे है। लोहा उत्पादन में भारत किस स्थान पे है, तो लोहा उत्पादन में भारत चौथे स्थान पे है और पहले स्थान पे चीन है। कोयला उत्पादन में भारत किस स्थान पे है, कोयला उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पे है और पहले स्थान पे चीन है। एस्किमो जनजाति कहाँ पर पाए जाते हैं, तो एस्किमो जनजाति जो है अमेरिका में पाए जाते हैं और एस्किमो जनजाति ही इग्लू के बने घर में रहते हैं। भारत का बगीचा किस शहर को कहा जाता है, तो भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि को क्या कहते हैं, तो इसे हम पाक जल संधि कहते हैं। क्या बोलते हैं, पाक जल संधि, पाक जल संधि बोलते हैं इसे हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम किस स्थान से होता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील से होता है, जो कि तिब्बत में है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वो है महानदी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश, तो भारत की जल और स्थल सीमा से लगे देश देखिए पाकिस्तान भी है, म्यांमार भी है, इधर देखिएगा आप, ठीक है, और उसके बाद बांग्लादेश भी है, ठीक है यहाँ पर। तो कहने का मतलब क्या, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, उपरोक्त सभी देश जो है भारत की जल एवं स्थल से जुड़े हुए देश हैं। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु को हम लोग बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। आप यहाँ पर देख रहे होंगे इंदिरा पॉइंट आपको दिख रहा होगा। और उत्तरी बिंदु को हम लोग बोलते हैं इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल। और पूर्वी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, वालांगू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, वालांगू, ठीक है। पूर्वी बिंदु क्या हो जाएगा, वालांगू, और पश्चिमी बिंदु क्या हो जाएगा, गुजरात के सरक्रीक में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत एवं चीन की सीमा रेखा को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो भारत एवं चीन की सीमा रेखा को हम लोग बोलते हैं मैकमोहन रेखा। और मैकमोहन रेखा का निर्माण 1914 में किया गया था। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और भारत के बीच की सीमा रेखा को हम क्या बोलेंगे, डूरंट रेखा। डूरंट रेखा का निर्माण 1896 में किया गया था। और ये रेड क्लिफ जो रेखा है, रेड क्लिफ रेखा जो है 15 अगस्त 1947 को बनाया गया था, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है, 1914 में निर्माण किया गया था। डूरंट रेखा भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है, 1896 में इसका निर्माण किया गया था। और रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है, 1947 में किया गया था, ठीक है। सबसे लंबी तट रेखा वाली राज्य, तो सबसे लंबी तट रेखा वाली राज्य है गुजरात, ऑप्शन डी। और सबसे छोटी तट रेखा वाली राज्य है गोवा। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य, तो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य क्या है, त्रिपुरा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिर, ये सारी जो दर्रा हैं, ठीक है, ये दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह को हम कंडाला बंदरगाह के रूप से भी जानते हैं। कौन सा, तो कंडाला बंदरगाह के रूप में भी जानते हैं, जो कि गुजरात में पड़ता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
छोटा अंडमान तथा कार निकोबार के बीच कौन सा चैनल स्थित है? तो छोटा अंडमान और कार निकोबार के द्वीप जो है 10 डिग्री चैनल स्थित है। ठीक है। अच्छा, 8 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जलोढ़ मृदा के संबंध में कौन से कथन सत्य है? तो जलोढ़ मृदा में पोटास की बहुलता होती है, बिल्कुल सही बात है। पुरानी जलोढ़ को बांगर और नई जलोढ़ को खादर कहते हैं, ये भी सही है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, ये भी सही है। यानी कि उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। काली मृदा के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, ये भी सही है। यानी कि ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। और नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के जनक माना जाता है, जो कि अमेरिका के थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से संबंधित है। और श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं हम? तो वर्जिस कुरियन को। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं? वर्जिस कुरियन को। गेहूं, जौ, चना, मटर किस प्रकार की फसल है? तो रबी फसल है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन बी 1955 में। 1955 में भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी, प्रथम पंचवर्षीय के दौरान। भाखरा नंगल परियोजना किस नदी पर है? तो भाखरा नंगल परियोजना सतलज नदी पर है। ठीक है। अच्छा, महानदी पर हीराकुंड बांध है। महानदी पर हीराकुंड बांध है, जो कि आपका उड़ीसा में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? कैमूर वन्य जीव अभयारण्य बिहार राज्य में, ऑप्शन बी। वाल्मीकि बाघ रिजर्व किस राज्य में है? वाल्मीकि बाघ रिजर्व, टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो दक्षिण भारत की गंगा हम कहते हैं कावेरी को, ऑप्शन ए। और दक्षिण गंगा गोदावरी को कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, की और का, ये याद रखिएगा। तो अगर आपको दक्षिण भारत की गंगा बोले तो कावेरी, और दक्षिण गंगा केवल बोले तो आप क्या बोलिएगा? गोदावरी। ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। गुज्जर, बक्करवाल, गद्दी। गुज्जर, बक्करवाल, गद्दी किस राज्य की जनजाति हैं? ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर की। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। और पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है। हांगहो चीन का शौक कहा जाता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का फ़िलहाल में नाम बदल करके नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कर दिया गया है। अच्छा, जिम कॉर्बेट से भी पहले इसका नाम क्या था? हेली था। हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क था। हेली नेशनल पार्क का नाम बदल करके जिम कॉर्बेट किया गया, जो कि बहुत बड़े शिकारी थे, उनके नाम पर रखा गया था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। अब इस पार्क का नाम परिवर्तित करके नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क रखा गया है, जो कि उत्तराखंड में। ऑप्शन ए हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो इसी के साथ ये इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन था। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। आप लोग ध्यान से इन क्वेश्चंस को करके जाइए। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस टकराने की संभावना है। वीडियो को एक बार दो बार रिपीट करके आप देखिए, चीज़ें आपको आसानी से याद भी हो जाएगी और समझ में भी आ जाएगी। ठीक है। तो इसी प्रकार से मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, और तैयारी जारी रखिए। हमारे अंतिम समय की तैयारी है, और अंतिम समय में की गई तैयारी काफ़ी ज़्यादा काम आता है। ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।